नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हिंदुस्तान में कॉरपोरेट वॉर दिखाई दे रही है। चारों तरफ से अडानी का जो फ्रेमवर्क है उसको भेदने की कोशिश की जा रही है। अडानी को हमारे देश के जो उद्योगपति हैं अब वो किनारे करना चाहते हैं, ठिकाने लगा देना चाहते हैं। क्यों पे जाने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्रोनी कैपिटलिज्म, और उससे भी पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे मोदी जी ने भारत में जिस तरह का आर्थिक व्यवस्था लागू की है उससे भारत के पूंजीपतियों में, उद्योगपतियों में, कॉरपोरेट में कितना गुस्सा है। क्रोनी कैपिटलिज्म में और कैपिटलिज्म में जो मूल अंतर होता है वो ये होता है, मैं तो खैर कैपिटलिज्म के भी पक्ष में नहीं रहता हूं, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म में सरकार कुछ सिलेक्टेड उद्योगपतियों को पूरी ताकत लगा देती है ऊपर ले जाने में। याद कीजिए, मैंने आपको अफ्रीका वाला बताया था कि कैसे गुप्ता बंधुओं के, वहाँ की भ्रष्ट सरकार ने, भ्रष्ट सिस्टम ने, वहाँ के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने सब कुछ गुप्ता बंधुओं के नाम कर दिया था। वहाँ के जो नेता थे उनके रिश्तेदार गुप्ता बंधुओं के यहाँ ऊंची तनख्वाह पे नौकरी करते थे। इस तरह का एक पूरा का पूरा सिस्टम बन गया था और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर कत्ले आम हुआ और पूरी भारतीय जो कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी है, वो साउथ अफ्रीका में नफरत का शिकार हुई इस वजह से। अभी हमारे भारत में जिस तरह से अडानी साहब को लेकर एक तगड़ा वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण के बीच में जो दूसरे उद्योगपति हैं, जाहिर बात है वो ऐसा महसूस करेंगे कि उनके हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है। अगर एक देश में 4 व्यापारी, 4 कारोबारी काम कर रहे हैं तो चारों को समान अवसर मिलना चाहिए। जो कमाता है कमा ले, लेकिन आप क्या करेंगे कि 4 में से एक को कहेंगे ये मेरा घोड़ा है इसलिए ये बादाम खाएगा, तुम सब खाओ घास। तो ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। देखिए, उद्योगपति अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि इस बार के चुनाव के नतीजों के बाद मोदी जी अब उतना ताकतवर नहीं रहे हैं, तो इंडस्ट्री लॉबी ने अपनी तरफ से सक्रियता दिखानी शुरू कर दी। आज से अगर पीछे जाएं तो आज एक चिट्ठी पब्लिक हुई है और उस चिट्ठी में ये बताया गया है कि किस तरह से सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच बेहद घटिया, जहरीली बॉस बन चुकी थीं और उन्होंने अपने कर्मचारियों को, अपने साथियों को किस तरह परेशान किया था। आप इससे अंदाज़ा लगाइए, किसी भी दफ्तर में 1000 अधिकारी काम करते हैं, ग्रेड 1 और उससे ऊपर के अधिकारी जो हैं, ये उनकी शिकायत है। 1000 अधिकारी हैं, उनमें से 500 अधिकारियों ने दस्तखत करके वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी 1 महीने पहले लिखी गई, अगस्त की 6 तारीख को, शायद 4 या 6 तारीख को, 1 महीना होने जा रहा है। और उस चिट्ठी में जो उन्होंने लिखा उसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। आप कहेंगे कि इतने बड़े सेबी जैसे संस्थान में सरकारी नौकरी है भाई, और वहाँ पे जो क्लास 1 अफसर हैं, जो एम्बेसडर कार में, बड़ी बड़ी कारों में आते हैं, जिनको घर बंगले सब कुछ मिले हुए हैं, उन आदमियों के साथ में ये महिला किस तरह व्यवहार करती थे। उन्होंने कहा कि पूरा टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट था, जहरीला वातावरण। किसी को भी कहीं पे भी चिल्लाना शुरू, चीखना शुरू, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार शुरू, पब्लिकली किसी को भी डांटना शुरू। मीटिंग के मिनट्स गवाह हैं कि आपको कहा जाएगा जाओ आसमान के ताले तोड़ लाओ। अनरियलिस्टिक टारगेट दिए जाते थे। जो काम 15 दिन में होता था, होना है, उसको कहते थे 10 दिन में करके लाओ वरना तुम गए। और ये जो चीज़ है ना, ये पूरे सरकार के कल्चर में है। मेरे कुछ परिचित लोग हैं जो ये जानते हैं कि पहले, वो बताते हैं कि पहले महीनों लगने के बाद सरकार आउटसोर्स करके जो प्रोजेक्ट तैयार कराती थी बड़ी बड़ी कंपनियों से, टाटा कंसल्टेंसी जैसी कंपनियों से, वो प्रोजेक्ट इन हाउस पहले 6 महीने में तैयार हुआ। इन हाउस कहा जा रहा है मुझे 3 दिन में करके दो, 6 दिन में करके दो, मंत्रालय का दबाव है। और जो
डायरेक्टर होते थे बेचारे सकपकाए रहते थे, अपनी नौकरी बचाने के लिए नीचे वालों को कहते थे या बना दो या नौकरी गई। और ऐसा कर करके जो जो तैयार हुआ है सरकार में, मैं प्रोडक्ट का नाम बताऊंगा तो सबका पता चल जाएगा कि कौन कौन लोगों की बात कर रहा हूं, और वो सरकारी कर्मचारी मारे जाएंगे। लेकिन जो कूड़ा तैयार हुआ और वो कूड़ा पब्लिक में गया, उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उससे कुछ बदला नहीं, लेकिन हसरत पूरी हो गई। खैर, तो माधवीपुरी बुच जो है वो इसी तरह के अनरियलिस्टिक टारगेट लोगों को दिया करती थी। अधिकारियों ने लिखा है हमारा वर्क लाइफ बैलेंस खत्म हो गया। जो लोग नहीं जानते वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, वर्क लाइफ बैलेंस ये होता है कि भैया घर और दफ्तर दोनों को समय मिलना चाहिए। घर भी जरूरी है जितना दफ्तर जरूरी है। इसका मतलब यह है कि माधवीपुरी बुच देर रात तक उनको दफ्तर में रोक लेती होंगी, घर पे फोन करके बोलती होंगी ये काम करो वो काम करो, और ये क्यों नहीं किया। पूरा का पूरा एक माहौल, जहरीला माहौल उस दफ्तर में था। ये कर्मचारियों ने चिट्ठी में लिखा है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे आरोप लगे हैं कि लोगों को अजीब अजीब नाम से बुलाना, ओए चूहे इधर, इस टाइप का। ये पूरी सिचुएशन वहाँ चल रही थी। और जो टॉप के अधिकारी हैं जिनके घर में भी 10-5 नौकर चाकर होते हैं, वहाँ पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उनके अंडर में काम करता, उनकी इस तरह बेइज्जती रोज हो रही थी। अब वैसे तो मैंने ये बेइज्जती और भी कई जगह होती हुई देखी है, लेकिन वो उसका यहाँ जिक्र मायने नहीं रखता है। तो ऐसे माहौल में माधवीपुरी बुच लोगों से काम करा रही थी। लेकिन हम ये जो कर रही थी और ये जो कर्मचारियों ने, आधे कर्मचारियों ने चिट्ठी लिखी है, इसको हम ये देखते हैं कि वाकई कर्मचारियों को परेशान किया गया होगा और इतना ज़्यादा दुखी हो गए होंगे कि उनको वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी। अब 1 महीना होने जा रहा है, वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख के निर्मला सीतारमण ने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी एक संस्था के 1000 में से 500 अधिकारी, क्लास 1 और उससे ऊपर के अधिकारी लिखित में वित्त मंत्री को शिकायत कर रहे हैं, तो उसके बावजूद वित्त मंत्रालय उस मामले को दबा के क्यों बैठ रहा है, उस मामले से बचना क्यों चाहता है, उस मामले को छिपाकर क्यों रखना चाहता है। वो कौन सी वजह है, वो कौन सी कमजोरी है जिसके कारण वित्त मंत्रालय माधवीपुरी बुच को बेहद प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको चारों तरफ से सुरक्षा दे रहा है। लेकिन अगर आप इस चिट्ठी को देखें तो इस चिट्ठी की टाइमिंग आपको कुछ इशारा करती है। आप अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जाएं, कौन सी रिपोर्ट, वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिसमें माधवीपुरी बुच के दुर्व्यवहार के बारे में नहीं, बल्कि माधवीपुरी बुच के गलत सलत इन्वेस्टमेंट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अडानी की कंपनियों से इनडायरेक्ट लाभ लेने जैसे आरोप लगाए गए थे। मैंने आपको वो रिपोर्ट दी थी, कैसे माधवीपुरी बुच ने ये सारे इन्वेस्टमेंट किए थे वगैरह वगैरह। तो आपको लगेगा कि माधवीपुरी बुच के, जो एक सामान्य सी बात दिमाग में आती है कि माधवीपुरी बुच के ऊपर जो आरोप लगे, वो आरोप लगने के बाद कर्मचारियों की हिम्मत हुई होगी और उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। एक मोटा मोटा दिमाग में ये आएगा। लेकिन इस चिट्ठी के लिखने के बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, और ये अपने आप में एक इंडिकेटर है कि कुछ ऐसी पावर हैं सेबी के अंदर और सेबी के बाहर जो माधवीपुरी बुच को एक्सपोज करना चाहती हैं। और याद कीजिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, विसिल ब्लोअर्स, यानी घर का भेदी विभीषण, मैंने आपको बताया था। तो क्या माधवीपुरी बुच के खिलाफ एक पूरा का पूरा नेटवर्क काम करना शुरू कर चुका था। हिंडनबर्ग को जाके लोगों ने सबूत सौंपे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंडनबर्ग ने कुछ गलत या सही छापा, और वो सबूत हिंडनबर्ग को दिए गए, जिसको हिंडनबर्ग ने खुलासा किया माधवीपुरी बुच के खिलाफ। और इनके जो इन्वेस्टमेंट है, सिंगापुर की फर्म, ये वो फला कंपनी, वो पूरा मैं उस पर वीडियो बना चुका हूं, उसको एक्सपोज किया। और उसके पहले कर्मचारियों का ये अटैक होता है माधवीपुरी बुच पे। यानी कोई ऐसी फोर्स है, ऐसी ताकत है जो माधवीपुरी बुच को ठिकाने लगाना चाहती है, क्योंकि उसका एसोसिएशन क्रॉनी कैपिटलिज्म के आज की तारीख में सबसे शीर्ष पे बैठे हुए अडानी से रहा है।
अडानी के साथ में एसोसिएशन के आरोप लगते रहे हैं। माधवीपुरी बुच का आईसीआईसीआई बैंक से ही संबंध रहा है, वहाँ की दूसरी बातें, वो सब अलग अलग मसले हैं। अभी हाल में जो खुलासा कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसमें ये बताया कि माधवीपुरी बुच 3-3, 4-4 जगह से वेतन ले रही थी सेबी के अलावा, और आईसीआईसीआई बैंक से 3-3, 4-4 तरीके से वो पैसा ले रही थी, जिसको आईसीआईसीआई बैंक ने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के पास, पवन खेड़ा के पास, मैंने इशारा किया था ये इन्फॉर्मेशन किसी ने पवन खेड़ा को दी है, तो वो इन्वेस्टिगेशन का पूरा गणित निकाल के पूरा स्टेटमेंट, कब कितने पैसे माधवीपुरी बुच को आईसीआईसीआई बैंक से मिले, ये कांग्रेस पार्टी के पास किसने पहुंचाया? अगर इन सारी चीजों को देखें तो ये सारे के सारा एक कोई इकोसिस्टम काम कर रहा है क्या? और जिस दिन आरोप लगाए पवन खेड़ा ने, उसी दिन सुभाष चंद्रा खुद के सामने आए और उन्होंने कहा कि माधवीपुरी बुच ने हमारी सोनी के साथ में डील नहीं होने दी, माधवीपुरी बुच ने हमारी डील में अड़ंगे लगाए। अभी हाल में पता चला कि भारत में एक बड़ा कॉरपोरेट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बन गया है। कुछ मर्जर और वो सब करने के बाद वो खबर भी आपने पढ़ी। तो क्या सबसे बड़ा मीडिया हाउस जो बनने जा रहा था सुभाष चंद्रा का, उसको रोका गया क्या? मैं नहीं कह रहा हूं सुभाष चंद्रा ने आरोप लगाए, उसने भी, सुभाष चंद्रा भारत के मीडिया मुगल माने जाते हैं, भारत में सैटेलाइट टीवी को लाने वाले आदमी हैं, और वो खुल के कह रहे हैं, वो बर्बाद हो चुकी है उनकी कंपनी, वो खुल के कह रहे हैं कि माधवीपुरी बुच का सीधा उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो क्या पूरा कॉरपोरेट जगत कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहा है? कहीं उसको लग रहा है कि भाई माधवीपुरी बुच वो टूल है जिसके जरिए हम सबको कहीं ना कहीं से रोका जा रहा है, हमारी प्रगति को रोका जा रहा है, या किसी और को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इन पूरे घटनाक्रम के बीच में आप सोचिए कि जैसे ही कुछ ठंडा होता है, अगले दिन एक नई चीज। अभी कांग्रेस पार्टी के आरोप ठंडे नहीं पड़े थे, इस बीच में ये रिपोर्ट, जो एम्प्लॉइज ने चिट्ठी लिखी थी वित्त मंत्री को, वो चिट्ठी अब पब्लिक हो रही है। यानी अभी तक किसी को पता नहीं था, अखबारों में आ गई अचानक। और अखबारों में आने के बाद भी जो कॉरपोरेट मीडिया, जो गोदी मीडिया, अडानी, माधवीपुरी बुच, इस तरह की चीजों को दबाता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे क्या कवरेज था? कोई कवरेज नहीं था। और वो मीडिया अब एकदम से आके ब्रेव बन गया है, और उसने माधवीपुरी बुच के ये जो चिट्ठी लिखी है एम्प्लॉइज ने, इसको बढ़ चढ़ के कवरेज दिया है। सारे बिजनेस अखबारों ने, सारे चैनल्स ने इसको छाप दिया अच्छे से। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या भारत में एक कॉरपोरेट वॉर छिड़ चुका है? क्या अडानी को संरक्षण देने के जो आरोप हैं और जो परसेप्शन है, हो सकता है सही है गलत है, इसके बारे में मैं सबूत के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो जो परसेप्शन है और जो चीजें महसूस कर रहा है हिंदुस्तान का कॉरपोरेट, दूसरी कंपनियां, उनको ये सही मौका लग रहा है कि अब समय आ गया है कि अडानी के जो मोहरे हैं उनको जगह जगह से हटाया जाए, मोदी जी को घेरा जाए, ताकि कम से कम जो एक तरफा और पक्षपातपूर्ण देश की आर्थिक नीतियां हैं, जिसमें कुछ औद्योगिक घराने ही मजा ले रहे हैं, उनको खत्म किया जाए। भाई कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का जो शुरू से स्टैंड है वो यही तो है कि हम पूंजीवाद के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप दो उद्योगपतियों को ही क्यों फायदा पहुंचा रहे हो? आप कुछ लोगों को ही क्यों फायदा पहुंचा रहे हो? आप दूसरे उद्योगपतियों को, एमएसएमई को, हिंदुस्तान के पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को खत्म करके दो उद्योगपतियों को ही क्यों बड़ा बनाते जा रहे हो? उनकी दौलत, जब लॉकडाउन लगा हुआ था हिंदुस्तान में, कोई दुकान भी नहीं खुल रही थी, तब दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो ये जो सवाल थे, ये सवाल इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारत का कॉरपोरेट जो है, उसमें जो दूसरे लोग थे संरक्षित तबके के अलावा, वो सारे के सारे लोग घुटन महसूस कर रहे थे, और उनके हाथ में पहला मौका आते ही उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। निशाने पर है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच ने जो कुछ बदतमीजियां की हैं, जो आरोप लगाए हैं बदतमीजी करने के कर्मचारियों से, ये लगाए हैं कि पिछले 2 सालों में किया है, यानी 2022 से 24 के बीच में किए हैं। यानी इन सालों के अंदर कुछ ऐसा घटा है कि माधवीपुरी बुच ने अपना संतुलन भी खो दिया है।
क्या अडानी के खिलाफ मीडिया रिपोर्ट्स इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या कुछ उनकी कंपनियों को लेकर चीज़ें आई हैं? क्या वहाँ के वातावरण में जो अधिकारी थे वो अधिकारी माधवीपुरी बुच का जो एजेंडा था उस एजेंडे को लागू करने में कुछ चूं चपड़ कर रहे थे, कुछ सवाल उठा रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे? और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, अक्सर जब कोई इस तरह के बॉसेस होते हैं और वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, आपको अपमानित करते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं, तो उसके पीछे एक वजह ये भी होती है कि वो खुद नाकाबिल होते हैं। पहली चीज़ तो वो अपनी नाकाबिलियत को भी छिपाना चाहते हैं कि भाई, और नाकाबिल होने के साथ साथ वो कुछ ऐसे एजेंडे को लागू करवाना चाहते हैं जो एजेंडा अगर मैंने डर नहीं फैलाया, अगर मुझसे लोग डरे नहीं, मैंने आतंक नहीं फैलाया, तो सवाल पूछ लेंगे। अगर बॉस ने कहा कि जाओ ये पैसे लेके और मेरे भाई को दे देना, कंपनी के गल्ले में से पैसे निकाल के कह रहा है एक दुकान पे बैठा हुआ आदमी, मैनेजर जाओ मेरे भाई को दे देना, तो वो कहेगा भाई लाला जी के पैसे तुम भाई को क्यों भिजवा रहे हो? लेकिन अगर वो मैनेजर डरावना होगा, खतरनाक होगा, डरा के रखता होगा, तो कहेगा दे के आओ, कहेगा जी सर, और डर के मारे बाद में लौट के भी अपने साथियों को नहीं बताएगा कि अगर बॉस को पता चल गया कि इसमें पैसे जो है मैंने बता दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो कई बार जो खौफ का वातावरण लोग इसलिए भी बना के रखते हैं। अब लेकिन ये जो खौफ के वातावरण भर का मामला नहीं है, मामला ये है कि माधवीपुरी बुच चारों तरफ से घिरती जा रही है। कांग्रेस ने जो सवाल उठाए थे उन सवालों पे मैंने आपको बताया था कि मुझे संदेह है, अभी भी मैं कायम हूं इस बात पे, कि वो शायद माधवीपुरी बुच 2-3 जगह से सैलरी ले रही थी। ये बात अभी भी साबित नहीं होगी, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट में जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो हमने दिए। देखिए एक बात समझिए, सही है तो भी मानता हूं मैं, मुझे भी लगता है कि माधवीपुरी बुच ने आईसीआईसीआई बैंक से पैसे लिए हैं, लेकिन कोई भी बैंक, कोई भी संस्थान जब किसी को पैसे वैसे इस तरह से देता है ना, अपने खाते, हिसाब, कागज पत्रे पक्के रखता है। वो कहीं ना कहीं दिखाएगा। मुझे अपने भाई को टेंडर देना है तो भी मैं 3 टेंडर मंगाऊंगा और उन 3 टेंडरों को बाकायदा शामिल करूंगा और उन 3 टेंडरों की कमियां निकाल के तब दूंगा। या फिर अगर मुझे टेंडर लेना और एक चीज ही खरीदनी है, यही खरीदनी है, तो मैं कहूंगा भैया मुझे 2 एंटीने वाला खरीदना है, और 2 एंटीने वाला कोई और देते ही नहीं होगा, तो 4 लोग बिड डालेंगे और पता चला कि हमारी डिमांड तो 2 एंटीने की थी, तो एक का ही पास हो जाएगा। लेकिन कागज पत्रे सब सही रखते हैं। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि मामला कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादा और ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर उससे भी ज्यादा यह है, सही गलत अलग है, माधवीपुरी बुच निशाने पर है। निशाने पर क्यों है, कौन ला रहा है उनको निशाने पर, किस तरह से, किस जगह से घेराबंदी हो रही है, ये इस टाइमिंग से अंदाजा लग जाता है। कर्मचारी चिट्ठी लिखते हैं और उसके बाद में हिंडनबर्ग कुछ रिलीज करता है, उसी दौरान उसके 15-20 दिन बाद कांग्रेस पार्टी खुलासा कर देती है, 10 दिन बाद चिट्ठी पब्लिक हो जाती है और कांग्रेस पार्टी खुलासा करती है, इस बीच में सुभाष चंद्र सामने आ जाते हैं। तो जो चल रहा है इससे ये लग रहा है कि अब मोदी जी के मनमानी से, तथाकथित मनमानी से, हिंदुस्तान का कॉरपोरेट जगत जो आज ही जा चुका था, अब वो वापस हमले कर रहा है और कॉरपोरेट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस घर पे आरोप नहीं लगाता, इसी तरह करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।